Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study chemistry in everyday life. Now start the lecture and understand. See, the principles of chemistry have been used by scientists for the benefit of mankind. The principles of chemistry were used not only in the field of manufacturing of drugs, medicines, vaccines, but also in the field of food preservation as a cleansing agent and in the production of industrial products at a large level. The importance of chemicals can be understood through these points, right? And we have to prepare this topic for 5-marker question as well, right? Because there is chances the question may be asked as what is the importance of chemicals in our everyday life, right? Or what are the uses of chemicals, right? Or what are the uses of chemicals, or what are the uses of principles of chemistry in our daily life, right? So through these points we will study the importance of chemicals in our daily life. See, we have understood that the principles of chemistry have been used in our everyday life for the benefit of mankind, राइट और जो केमिकल्स हैं उनका वाइडली यूज किया जाता है कीमोथेरेपी में. अब कीमोथेरेपी क्या होती है, राइट? द यूजेस ऑफ केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस इज नोन एज कीमोथेरेपी, राइट? तो केमिकल्स का कीमोथेरेपी के रूप में प्रयोग किया जाता है किसके लिए? जो बॉडी के डिसफंक्शंस हैं उनको ठीक करने के लिए और डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए, right? So for the treatment of many diseases and for the treatment of dysfunctions of the body, right, the chemicals are used as a chemotherapy in our everyday life. Second thing is that many chemicals are used as a cleansing agents, right? और जो सोप्स होती हैं, right, सोप्स या डिटर्जेंट में, तो सोप्स एवं डिटर्जेंट्स में क्लींजिंग एजेंट के रूप में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट? फिर हमारी क्लोथिंग हो जाएगी, राइट? तो जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं, राइट, क्लॉथ्स को डाई करने में, राइट, उनको कलरफुल बनाने में भी केमिकल्स का जो है वाइडली यूज किया जाता है. देन केमिकल्स आर आल्सो यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड प्रिजर्वेशन में जो फूड होता है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं इंक्लूड किए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो क्वालिटी वो इंप्रूव की जाती है, टेस्ट को इंप्रूव किया जाता है, राइट, अट्रैक्टिव बनाया जाता है और फूड की जो सेल्फ लाइफ है वो भी इंक्रीज की जाती है. साथ ही साथ केमिकल्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एक्सप्लोसिव, राइट? तो जो एक्सप्लोसिव्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लोसिव्स होते हैं, उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट? रिफाइनिंग ऑफ फ्यूल्स हो जाएंगे, तो फ्यूल को जब रिफाइन किया जाता है या फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसमें केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है. जो रॉकेट प्रिपल्शंस होते हैं उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है. एंड अंडरस्टैंड हियर, रॉकेट इंजन इज यूज्ड एज अ लॉन्चिंग व्हीकल एंड एज अ रॉकेट इंजन, राइट? तो एक तरीके से जो रॉकेट इंजन होता है वो लॉन्चिंग व्हीकल के रूप में और मिसाइल्स में जो है इस्तेमाल किया जाता है. तो यदि रॉकेट प्रिपेलेंट्स के लिए इफ वी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स देन वी वुड बी एबल टू डिजाइन लॉन्च व्हीकल, राइट? लॉन्च व्हीकल की वजह से जैसे आपने सुना होगा पीएसएलवी को वर्क हॉर्स ऑफ द इसरो भी कहा जाता है. तो पीएसएलवी या हम लॉन्च व्हीकल के माध्यम से जो हैवी सैटेलाइट्स हैं उनको ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट? और मिसाइल्स के माध्यम से हम हमारा जो डिफेंस है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? फिर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं, चाहे पेंटिंग ऑफ द वॉल्स हो या फिर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, इनमें बड़े पैमाने पर जो है केमिकल्स का यूज किया जाता है, right? So through these points we can understand, right, chemicals are used in various fields, right? और हमारे जो एवरीडे लाइफ के जो वर्क होते हैं उसमें केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा यूजेस होता है, राइट? और ये टॉपिक मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में इसी भी लिए लिया है क्योंकि थ्रू दीज पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टूड व्हाट वी विल स्टडी इन आवर टॉपिक.
देखिए, केमिस्ट्री का हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है और इन पॉइंट से एक तो आप ये समझ चुके हैं, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल्स इन आवर डेली लाइफ, राइट, वी हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, राइट। अब इन टॉपिक के माध्यम से ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस टॉपिक में कौन कौन से पढ़ेंगे, राइट। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी कीमोथेरेपी, राइट, क्योंकि केमिस्ट्री का मेडिसिन की जो मेडिसिन जो है विभिन्न डिफरेंट ड्रग्स हो जाएंगे, राइट। तो केमिस्ट्री का और प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री का और केमिकल्स का ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में जो है वाइडली यूज होता है, तो हमको कीमोथेरेपी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। में हम कीमोथेरेपी को पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एज अ क्लींजिंग एजेंट के रूप में, एज अ क्लींजिंग एजेंट के रूप में हम सोप्स को पढ़ेंगे और डिटर्जेंट्स को पढ़ेंगे। सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, डिटर्जेंट्स कैसे कार्य करते हैं, हाउ सोप्स एंड डिटर्जेंट वर्क, राइट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर डाई जो है फैब्रिक क्या होते हैं, राइट, और उसके बाद में जो फूड प्रिजर्वेशन है उसमें जो है फूड प्रिजर्वेशन को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। तो इस लेक्चर में हम कीमोथेरेपी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में केमिकल्स एज अ क्लींजिंग एजेंट, जिसमें सोप और डिटर्जेंट को पढ़ेंगे। फिर एज अ फूड एडिक्टिव्स में जो है हम पढ़ेंगे, राइट। और इस तरीके से जो केमिकल्स हैं उनको हम जो है डेली लाइफ में या हमारी जो एवरीडे लाइफ में जहां पर भी उनका उपयोग होता है हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ वी विल स्टडी द कीमोथेरेपी। व्हाट इज कीमोथेरेपी? द मेडिकल यूज ऑफ केमिकल्स इज नोन एज कीमोथेरेपी, राइट। तो जो केमिकल्स का मेडिकल जो यूज होता है उसको ही क्या कहा जाता है? कीमोथेरेपी कहा जाता है, राइट। सो इफ 3 मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड तो सीधी सी डेफिनेशन हो जाएगी द मेडिकल यूज ऑफ, राइट, द मेडिकल यूज ऑफ केमिकल्स, द मेडिकल यूज ऑफ केमिकल्स इज नोन एज कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी एक बहुत जो है वाइड टॉपिक है। इस कीमोथेरेपी में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, राइट, सो दैट वी कुड प्रिपेयर योर माइंड मैप। ध्यान रखिए ये टॉपिक मैंने जो है बहुत ही अच्छे से तैयार किया है, राइट। सो वी जो इस टॉपिक को हम वी विल प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर मेंस एज वेल एज फॉर इंप्रूविंग आवर जनरल नॉलेज एज वेल, राइट। तो सबसे पहले कीमोथेरेपी क्या होती है? द मेडिकल यूज ऑफ केमिकल्स इज नोन एज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ड्रग, राइट, ड्रग क्या होती है, राइट। देन वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन, राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, तो ड्रग को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। देन वी विल स्टडी डिफरेंट ड्रग्स, राइट, वी विल स्टडी डिफरेंट ड्रग्स देयर यूजेस एज वेल, राइट। अब जो डिफरेंट ड्रग्स हैं उनमें कौन कौन से पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं, राइट। तो डिफरेंट ड्रग्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर एंटी एसिड को, राइट, किसको? एंटी एसिड को। अब देखिए एंटी एसिड्स जो होते हैं, देखिए जब भी हमारे स्टोमक में एसिडिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटी एसिड्स का जो है यूज़ किया जाता है। तो एसिडिटी क्या होती है, एंटी एसिड्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस, और स्पेशली एंटी एसिड्स के रूप में किन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको 3 नंबर के लिए हमको बहुत अच्छे से तैयार करना है, राइट। तो ड्रग्स में पहला क्या हो जाएगा? एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटी एसिड्स हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा एंटी हिस्टामाइन, राइट, तो एंटी हिस्टामाइंस। अब एंटी हिस्टामाइंस को एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। तो सबसे पहली चीज एलर्जी क्या होती है और एलर्जी को दूर करने के लिए जिन ड्रग्स को लिया जाता है उनको ही क्या कहा जाता है? एंटी हिस्टामाइंस कहा जाता है। इनको पढ़ेंगे, राइट। तीसरा जो पॉइंट है वो हम क्या पढ़ेंगे? न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। अब न्यूरोलॉजिकल जो एक्टिव ड्रग होती हैं अर्थात ऐसे ड्रग जो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, राइट। तो उनको न्यूरोलॉजिकल इफेक्टिव जो ड्रग्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो न्यूरोलॉजिकल इफेक्टिव ड्रग्स में हम जो है यहां पर पढ़ेंगे ट्रैंक्विलाइजर्स के रूप में, राइट, ट्रैंक्विलाइजर्स। और ट्रैंक्विलाइजर्स भी फिर हम 2 प्रकार के पढ़ेंगे। एक क्या हो जाएगा यहां पर?
हिप्नोटिक ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं और नॉन हिप्नोटिक ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर्स मैं आपको सीधा सा बताऊं जिनको प्रशांतक कहा जाता है, राइट, और एक तरीके से तो ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे एनाल्जेसिक के बारे में, एनाल्जेसिक्स, राइट, और एनाल्जेसिक्स में भी हम फिर दो तरीके के पढ़ेंगे, राइट। एक क्या हो जाएगा नार्कोटिक एनाल्जेसिक एंड दूसरा क्या हो जाएगा नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, राइट। तो यहां पर एंटी एसिड्स को पढ़ेंगे, फिर एंटी हिस्टामाइंस को पढ़ेंगे, फिर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स को, और जिसमें ट्रैंक्विलाइजर्स को पढ़ेंगे, ट्रैंक्विलाइजर्स के प्रकार, एनाल्जेसिक के प्रकार। आफ्टर दैट वी विल स्टडी माइक्रोवियल्स और माइक्रोवियल्स में हमको 3 पढ़ना है। सबसे पहला यहां पर क्या हो जाएगा एंटीसेप्टिक, राइट, दूसरा क्या हो जाएगा यहां पर एंटीबायोटिक। भाई जब कभी भी कोई भी माइक्रो जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, राइट, एंटीबायोटिक, राइट, कोई भी वायरस बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में जो है एंटर कर जाता है तो आप एंटीबॉडी लेते हैं, सॉरी एंटीबायोटिक ड्रग्स लेते हैं ताकि वो जो है वो जो भी पैथोजन है वो आपके शरीर में ग्रोथ ना करे। और फिर फोर्थ क्या हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। तो 4 हो गए। 5th नंबर पर हम पढ़ेंगे यहां पर फॉर द फैमिली प्लानिंग एंटी फर्टिलिटी ड्रग को पढ़ेंगे, राइट। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या होती है, उसका यूजेस क्यों किया जाता है, राइट। आफ्टर दैट एंटी पायरेटिक, फीवर के लिए, और सबसे आखिरी में क्या हो जाएगा एनास्थीसिया, राइट। तो ये इतने जो टॉपिक है हमको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम जो है ड्रग के टाइप क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, राइट। हाँ, सबसे पहले ड्रग क्या होती है, ड्रग का क्लासिफिकेशन क्यों जो है रिक्वायर्ड होता है। तो व्हाट इज ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट एसिडिटी क्या होती है, एंटी एसिड्स क्या होते हैं और एंटी एसिड्स के नाम। देन एलर्जी क्या होती है, फिर जो एलर्जी ड्रग्स होती है उनको एंटी हिस्टामाइन कहते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर न्यूरोलॉजिकल एक्टिव डिसीजेज में हम यहाँ पर जो है ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। फिर एनाल्जेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद में हम जो है माइक्रोवियल्स में एंटीबायोटिक जिनको हम कंज्यूम करते हैं टैबलेट के रूप में, फिर एंटीसेप्टिक जिनको हम जो वुंड्स होते हैं ना हमारी स्किन उस पर अप्लाई करते हैं, डिसइंफेक्टेंट जिससे हम जो हमारा फर्श है या ऑफिस है उसको क्लीन करते हैं, राइट। फिर एंटी फर्टिलिटी ड्रग, देन एंटी पायरेटिक, राइट, जो फीवर को दूर करने के लिए, और एनेस्थीसिया हो जाएगा, सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो दिस इज द माइंड मैप ऑफ दिस लेक्चर। हमको इतने टॉपिक जो हैं कंप्लीट करने हैं, राइट। और इस तरीके से अगर आपने सिनॉप्सिस बना लिए तो इस टॉपिक से फिर कितना ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, यू वुड बी एबल टू राइट द आंसर, राइट। सो नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज अ ड्रग। See, drug are chemicals of low molecular mass, और इनका जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 100 to 500 क्या होता है AMU होता है या U होता है, राइट, एटॉमिक मास यूनिट, राइट। तो ड्रग क्या होती है, ड्रग की सीधी सी परिभाषा हो जाएगी ड्रग्स आर केमिकल्स, राइट, ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, राइट। सो ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, और इनका मास कितना होता है 100 to 500 U होता है। अब जो ड्रग्स होते हैं, राइट, व्हेन वी कंज्यूम ड्रग, जैसे ही हम ड्रग को कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स इंटरेक्ट विद मैक्रोमोलिक्यूलर, राइट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, राइट, मैक्रोमोलिक्यूलर टारगेट्स टू प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और जब ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है थेरापेटिक इफेक्ट का होता है या हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, केमिकल ड्रग कहा जाता है। तो ये जो है सबसे उचित जो है डेफिनेशन हो जाएगी, राइट। ड्रग आर
अच्छा, एक चीज यहाँ पर जो मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट, जैसे क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, फैट्स हो जाएगा। सो हम यहाँ पर जो है पूरे पूरे डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट। ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, राइट, अप्रोक्सीमेटली 100 to 500 AMU और mu, right. Drugs interact with macromolecular targets to produce a biological response. When this biological response is therapeutic and beneficial for our body, then these chemicals are known as drugs. राइट और जो ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है वो किसी भी डिसीज को डायग्नोज करने में किया जाता है, किसी भी डिसीज को प्रिवेंट करने में किया जाता है, या किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए जो है इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ड्रग्स शुड बी कंज्यूम्ड और टेकन बाय द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, क्योंकि यदि आप एक लिमिट के बाद में अगर ड्रग्स को कंज्यूम करेंगे तो ये टॉक्सिक इफेक्ट भी रखते हैं, राइट। सो इफ ड्रग्स आर कंज्यूम्ड इन एक्सेसिव अमाउंट देन उससे जो है टॉक्सिन्स, जो पोटेंट टॉक्सिन्स हैं, या हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारी बॉडी पर हो सकता है, और इसमें हमारी बॉडी पर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और यदि ओवर डोज भी यदि हम कंज्यूम कर लेते हैं तो इवन डेथ भी हो सकती है, राइट। Now we will study the drug classification, right. This may be asked as a 5 marker question. Why is the drug classification important, right? या what is the importance of drug classification? तो drug classification क्यों होता है और इसका इस्तेमाल क्या होता है वो हम यहाँ पर समझते हैं, right? So why is drug classification is important, या फिर जो ड्रग क्लासिफिकेशन है इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझते हैं। इसको आप आसान भाषा में समझ लीजिए। Whenever doctor prescribes a certain drug, you go to मेडिकल स्टोर, और मेडिकल स्टोर पर यदि आपको वही का वही ड्रग नहीं मिलता है तो कई बार आपको जो मेडिकल से कोई दूसरी टेबलेट या कोई दूसरी जो मेडिसिन है वो रिकमेंड कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जितनी भी ड्रग होती हैं वो 3 से 4 बेसिस पर बनाई जाती हैं, राइट। तो इसीलिए जो है हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइट। ड्रग क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो ड्रग हैं उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है ताकि किसी भी डिसीज के ट्रीटमेंट में उनका यूज किया जा सके, राइट। सो व्हाई इज ड्रग क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट? वी विल स्टडी थ्रू दीज पॉइंट्स। फर्स्ट क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, राइट। तो फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है उसके आधार पर ड्रग को क्लासिफाई किया जाता है, राइट। सो this classification is useful for physician as it gives the full range of drugs available for the particular treatment, right। अब देखिए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है कि जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा कोई भी ड्रग बनाई जाती है तो उसमें सर्टेन केमिकल्स डाले जाते हैं, और वो सर्टेन जो केमिकल्स होते हैं वो किसी न किसी डिसीज के क्योर के लिए डाले जाते हैं, राइट। तो जब कभी भी फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट के आधार पर ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है तो यदि किसी मेडिसिन में कोई एक क्या है केमिकल है तो वो उस केमिकल से वो जितनी भी डिसीजेज हैं उनका क्योर किया जा सकता है। इसीलिए ये ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट क्लासिफिकेशन होता है वो फिजिशियंस के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स होती हैं उनकी फुल रेंज जो है इट गिव्स देम द फुल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, राइट। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा? जैसे पेन किलर्स हो जाएगा, राइट। अब जो पेन किलर्स होते हैं, राइट, हैव एनाल्जेसिक इफेक्ट। तो कोई भी डिसीजेज हो, राइट, कोई भी डिसीजेज में यदि पेन हो रहा है तो वहाँ पर एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए जो पेन किलर्स हैं वो दी जा सकती हैं। फिर एंटीऑक्सीडेंट्स हो जाएंगे, राइट, जो कि जो मार्की ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल कर देते हैं या इनहिबिट करते हैं। देन सेकंड क्या हो जाएगा? बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ द क्या हो जाएगा? ड्रग हो जाएगा। ड्रग का इफेक्ट क्या होता है, राइट। सो इट इज बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। जैसे ही हम उस ड्रग को कंज्यूम करेंगे वह किस तरीके की या उसका बायोकेमिकल प्रोसेस कैसी होगी, इसके आधार पर ड्रग को क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। उदाहरण के लिए जब कभी भी हमारे शरीर में
इन्फ्लेमेशंस होते हैं, राइट, जैसे फीवर आ जाता है या स्नीजिंग होना, राइट। तो कुल मिलाकर जो इन्फ्लेमेशंस होते हैं वो एलर्जी की वजह से होते हैं। इसके लिए जो हिस्टामाइन कंपाउंड है वो दिए जाते हैं, राइट, और इसके लिए फिर जो है एंटी हिस्टामाइंस जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। देखिए जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर जो है ड्रग को मैन्युफैक्चर किया जाता है, राइट, और इस वजह से जो फिजिशियंस होते हैं वो कई बार इस केमिकल स्ट्रक्चर या जो जितने भी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके आधार पर भी जो है ड्रग को रिकमेंड करते हैं। जैसे सल्फानोमाइड्स हो जाएगा, सल्फानोमाइड्स जो ड्रग्स होती हैं वो एंटीबायोटिक की तरह पर जो कार्य करती हैं और उनका केमिकल स्ट्रक्चर भी क्या होता है, लगभग समान होता है, राइट। तो इस तरीके से जो ड्रग हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। और फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेस्ड ऑन द टारगेट मॉलिक्यूल। कोई भी ड्रग को जब कंज्यूम किया जाता है तो वो हमारी बॉडी में किन मॉलिक्यूल्स को टारगेट करेगी इसके आधार पर भी जो है ड्रग को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे जो ड्रग है वो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट से जो है रिएक्ट करे, लिपिड से, प्रोटीन से, राइट, या फिर न्यूक्लिक एसिड से, राइट। तो कुल मिलाकर जो ड्रग टारगेट्स होते हैं उसके आधार पर भी जो है ड्रग को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। क्योंकि ड्रग्स विद सिमिलर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स मे हैव सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑन दीज टारगेट्स, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टारगेट मॉलिक्यूल इज द मोस्ट यूजफुल फॉर द फार्मास्यूटिकल क्या हो जाएगा, केमिस्ट हो जाएगा। तो जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट होते हैं उनके लिए टारगेट मॉलिक्यूल के लिए मेडिसिन को बनाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, हेल्पफुल होता है, राइट। जैसे क्या हो जाएगा, प्रोटीन जो है रिसेप्टर होते हैं, राइट, उनके लिए कोई भी क्या बनाना, कोई भी जो है मेडिसिन बनाना, राइट। तो इस तरीके से वी हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, राइट, और वी हैव स्टडीड ड्रग क्लासिफिकेशन, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी विल स्टडी डिफरेंट ड्रग्स, राइट, उनका इफेक्ट क्या होता है, उनका यूजेस क्या होता है, राइट। सो वी विल स्टडी डिफरेंट ड्रग्स, देयर इफेक्ट्स एंड देयर यूजेस। फर्स्ट इज एंटी एसिड्स, राइट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अब एंटी एसिड्स क्या होते हैं, देखिए एंटी एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which neutralize the excess of acid produced in stomach and bring the pH value of the liquid to the appropriate level, उसको ही क्या कहा जाता है, एंटी एसिड कहा जाता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमारे स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनसे क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। एंड दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ आवर फूड, राइट। बट यदि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज, यदि यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड यदि एक्सेसिव अमाउंट में क्या होता है, रिलीज होता है, तो उसकी वजह से हमारे स्टोमक में पेन होने लगता है और उसको ही क्या कहा जाता है, एसिडिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर एसिडिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक इज नोन एज एसिडिटी। अब देखिए एसिडिटी का नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले तो क्या हो गई डेफिनेशन, द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक इज नोन एज एसिडिटी। और जो एक्सेसिव जो प्रोडक्शन ऑफ एसिड होता है, राइट, वो एक्साइटमेंट और पेन को क्या करता है, जनरेट करता है। तो कुल मिलाकर एसिडिटी की वजह से हमारे स्टोमक में क्या होता है, पेन होता है और एक्साइटमेंट होती है, राइट। और कभी भी अगर एसिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो इससे वाउंड्स भी हो सकते हैं, राइट। और ये जो बाउंड है इससे और ज़्यादा अगर एलर्जी हो जाएगी तो यही फिर क्या बन जाएगा, अल्सर बन जाएगा, जो कि क्या होता है, फेटल तक होता है, राइट। तो इस तरीके से अगर एक्सेसिव एसिड होगा हमारे स्टोमक में तो उससे शुरुआती दौर में एक्साइटमेंट होगी, फिर जो है पेन होगा, राइट। उसके बाद में भी अगर एसिडिटी कंट्रोल नहीं होगी तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उनमें क्या हो जाएंगे, वुंड्स हो जाएंगे, राइट, घाव बन जाएंगे। और यही घाव फिर जो है
जो है अल्सर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उस अल्सर को सर्जरी के द्वारा ही निकाला जा सकता है, अदरवाइज जो है एज द अल्सर इज फेटल इन द एडवांस्ड स्टेज, राइट। तो ये इससे डेथ भी हो सकती है अगर अल्सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए अल्सर को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। इसलिए एसिडिटी भी जो है, एसिडिटी भी हमारे शरीर को हार्म कर सकती है। अब जब एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या ली जाती है, एंटी एसिड। तो एंटी एसिड की डेफिनेशन ये रही। एसिडिटी के बारे में यदि पूछा जाए तो हम ये डेफिनेशन और ये 2-3 पॉइंट जो है लिख सकते हैं, राइट। अब एंटी एसिड्स की डेफिनेशन, those chemical substances which neutralizes the excess of acid produced in stomach and bring the pH value of liquid to the appropriate level are called anti acid। उनको क्या कहा जाता है, एंटी एसिड्स कहा जाता है। अब एंटी एसिड्स के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है उसकी हम यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जो एसिडिटी का ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम अगर यहाँ पर समझें तो देखिए, एसिडिटी का ट्रीटमेंट 1970 से ही स्टार्ट हो गया था, राइट। एंड अंटिल 1970 से पहले ही हो चुका था। एंड अंटिल द 1917 एसिडिटी को ट्रीट किया जाता था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो 1970 तक एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या किया जाता था, जो है यूज किया जाता था। अब दिक्कत क्या थी कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये एल्कलाइजेस द स्टोमक, ये पेट को क्या कर देते, हमारे स्टोमक को क्षारीय बना देते थे, एल्कलाइजेस। और जब हमारा राइट व्हेन आवर स्टोमक बिकम्स एल्कलाइजेस, व्हेन आवर स्टोमक एल्कलाइजेस, तो जब हमारा स्टोमक एल्कलाइजेस हो जाता है वो और अधिक एसिड के रिलीज के लिए क्या करता है, इंड्यूस करता है। और अधिक एसिड निकलेगा तो इससे क्या होगा, डिसीज और ज़्यादा बढ़ेगी, एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद में किसका यूज किया जाने लगा, मेटल हाइड्रोक्साइड्स का, राइट। तो मेटल ऑक्साइड आर द बेटर ट्रीटमेंट। तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेटर तरीके से एसिडिटी को ट्रीट कर सकते हैं। एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर द बेटर ट्रीटमेंट एज बीइंग इनसॉल्युबल, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं और वो पीएच वैल्यू के एक सर्टेन जो लिमिट है उससे अधिक बढ़ने नहीं देते हैं, राइट। और जो न्यूट्रलिटी है उसको भी सर्टेन लिमिट से बढ़ने नहीं देते, राइट। तो ये जो दोनों ही ट्रीटमेंट है both of the following treatment only control the symptoms of diseases not the cure। तो जो जितने भी हम यहाँ पर अगर देखें तो चाहे वो मेटेलिक क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, ये केवल और केवल कंट्रोल करते हैं उस डिसीज का, अभी भी कोई भी क्योर नहीं है। तो मेजर जो एंटी एसिड्स हैं, एंटी एसिड्स, तो मेजर एंटी एसिड्स में सबसे पहला क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट द एंटी एसिड्स। तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स हो जाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन मैग्नीशियम कार्बोनेट, आफ्टर दैट सोडियम बाइकार्बोनेट एंड रेनिटिडीन, राइट। तो रेनिटिडीन या जेंटेक जो है ये सभी एंटी एसिड क्या होती हैं, ड्रग होती हैं। अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पर एंटी हिस्टामाइन्स। तो एंटी हिस्टामाइन क्या होती है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं। तो एंटी हिस्टामाइन को समझने से पहले हम समझते हैं हिस्टामाइन क्या होता है। देखिए, हिस्टामाइन इज अ पोटेंट वैसोडिलेटर, राइट। तो ये जो क्या होता है, वैसोडिलेटर होता है। और हिस्टामाइन जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर में एलर्जी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हिस्टामाइन इज अ पोटेंट वैसोडिलेटर, राइट। और हिस्टामाइन का जब रिलीज होता है तो उससे ही क्या होती है, एलर्जी होती है। और एलर्जी से क्या होता है, या तो हमारी स्किन पर रेसेस आ जाते हैं, राइट, या कोल्ड हो जाता है या इचिंग होती है। तो हिस्टामाइन जो है, हिस्टामाइन प्रोटीन के रिलीज होने की वजह से ही क्या होती है, एलर्जी होती है। और एलर्जी की वजह से ही जो रेसेस आते हैं, राइट, कोल्ड हो जाता है, इचिंग होती है,
राइट, वो हिस्टामाइन के कारण ही होता है, राइट। इसीलिए एंटी हिस्टामाइंस होते हैं, उनको एंटी एलर्जिक ड्रग भी कहते हैं। तो अब आपको डेफिनेशन आसानी से समझ में आ जाएगी। एंटी हिस्टामाइंस आर आल्सो कॉल्ड एंटी एलर्जिक ड्रग, राइट, एज दे आर यूज्ड टू ट्रीट एलर्जीज, राइट, सच एज क्या हो जाएगा, स्किन रैशेस हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, इचिंग हो जाएगा। तो एंटी हिस्टामाइंस को क्या कहा जाता है, एंटी एलर्जिक ड्रग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एंटी हिस्टामाइन से ही जो एलर्जी है उसको ट्रीट किया जाता है, जैसे स्किन रेसेस को, अस्थमा को, कोल्ड को या इचिंग को जो है ट्रीट किया जाता है। अब जो मेजर एंटी हिस्टामाइंस हैं उनके नाम आप याद रखना है, राइट। सो ब्रोमफेनिरामाइन हो जाएगा, राइट, और इसको क्या कहा जाता है, डाइमेटेप भी कहा जाता है, राइट। देन टेरफेनाडाइन हो जाएगा, तो टेरफेनाडाइन हो जाएगा, राइट। ब्रोमफेनिरामाइन हो जाएगा, राइट। तो जो टर्फेनाडाइन होता है उसको ही क्या बोला जाता है, सेल्डेन भी बोला जाता है। देन सिट्रिजिन, जो सिट्रिजिन है ये इंपॉर्टेंट क्या है, एंटी हिस्टामाइंस है, तो सिट्रिजिन हो जाएगा, राइट। फिर प्रोमेथाजाइन हो जाएगा, देन क्लोरफेनिरेजामाइन हो जाएगा। तो ये इतनी क्या है जो है मेजर एंटी हिस्टामाइंस है। तो यहाँ पे इनमें से कम आपको 3 तो जो है याद होनी ही चाहिए। तो एक तो क्या हो जाएगा, सिट्रिजाइन हो जाएगा, राइट, प्रोमेथाजाइन हो जाएगा, देन टेरफेनाडाइन हो जाएगा, ब्रोमफेनिराजामाइन हो जाएगा एंड क्लोरफेनिराजामाइन हो जाएगा। ये सभी जो है एंटी हिस्टामाइंस हो जाएंगे। अब तीसरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकल एक्टिव क्या हो जाएगा, ड्रग्स हो जाएगा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं। तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स आर दोज ड्रग्स दैट अफेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ कैरिंग मैसेज फ्रॉम नर्व टू द क्या हो जाएगा, रिसेप्टर हो जाएगा, राइट। देखिए हमारे माइंड से जो भी मैसेज हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है वैसे ही हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। और अगर ये रिस्पॉन्स नहीं पहुंच पाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, डिप्रेशन जो है होता है। तो कुल मिलाकर आप सीधा याद रखिए, जो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं उनसे डिप्रेशन का, राइट, हाइपरटेंशन का, टेंशन का, राइट, तो जो एंजाइटी होती है, एंजाइटी, टेंशन, हाइपरटेंशन, राइट, डिप्रेशन, इनका जो इलाज है वो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के द्वारा ही किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप डेफिनेशन याद रखें, राइट। तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स आर दोज ड्रग्स दैट अफेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ कैरिंग मैसेज फ्रॉम द नर्व टू द रिसेप्टर, राइट। और जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव जो ड्रग्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक एनाल्जेसिक होती है और दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रैंक्विलाइजर्स हो जाएगा। और चूंकि ये उस मैकेनिज्म को इफेक्ट करते हैं जिससे मैसेज जो है नर्व से कहाँ तक, रिसेप्टर तक जो है पहुंचता है, राइट। और इसी मैकेनिज्म को अगर इम्प्रूव किया जाए तो उससे डिप्रेशन को, हाइपरटेंशन को, एंजाइटी को जो है दूर किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ पर जो है एनाल्जेसिक और ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रैंक्विलाइजर्स की। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स is a class of chemical compounds that are used in the treatment of stress and major or minor mental illness। तो सीधी सी बात है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए और जो मेंटल इलनेस होती है उनको दूर करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रैंक्विलाइजर्स आर अ क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, राइट। सो Tranquilizers are a class of chemical compounds that are used in the treatment of stress and क्या हो जाएगा, मेजर एंड माइनर जो मेंटल इलनेस होती है उनको दूर करने के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है, राइट। अब जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं वो एंजाइटी, टेंशन, इरिटेशन, एक्साइटमेंट, राइट, बाय इंड्यूसिंग अ फीलिंग ऑफ वेलबींग,
तो ये जो वेलबीइंग की फीलिंग को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, और उसी की वजह से एंजाइटी, टेंशन, इरिटेशन जो है कम हो जाता है। तो ट्रैंक्विलाइजर्स बेसिकली करते क्या है, ये वेलबीइंग को या जो फीलिंग ऑफ वेलबीइंग है इसको इंड्यूस करते हैं, और जैसे फीलिंग ऑफ वेलबीइंग इम्प्रूव होती है या इंड्यूस होती है, उससे ही एंजाइटी, टेंशन, इरिटेशन जो है कम हो जाते हैं, राइट। इसके साथ ही जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं, आप ये याद रखें, स्लीपिंग पिल्स का भी जो एसेंशियल कंपोनेंट होता है वो भी क्या होता है, ट्रैंक्विलाइजर्स होता है। ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं वो डिफरेंट मैकेनिज्म पर कार्य करते हैं। अब जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, नॉरएड्रेनालिन हो जाएगा। तो देखिए, जो नॉरएड्रेनालिन होता है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि मूड चेंज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नॉरएड्रेनालिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि मूड चेंज करने में जो है रोल प्ले करता है, राइट। यदि किसी वजह से जो नॉरएड्रेनालिन है उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उससे जो सिग्नलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, और जो व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, डिप्रेस्ड फील करता है, राइट। क्या फील करता है, डिप्रेस्ड फील करता है। तो नॉरएड्रेनालिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि मूड चेंज में रोल प्ले करता है, और नॉरएड्रेनालिन का यदि लेवल कम हो गया तो जो सिग्नलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, और उसी की वजह से व्यक्ति क्या करता है, डिप्रेस्ड फील करता है, राइट। और जब डिप्रेस्ड व्यक्ति हो जाता है तो उसको एंटी डिप्रेसेंट जो है ड्रग्स जो है उपलब्ध कराई जाती हैं, राइट। और जैसे ही एंटी जो डिप्रेसेंट ड्रग होती है, जैसे व्यक्ति उसको लेता है तो ये इसको जो प्रोसेस है उसको कैटलाइजेस करता है, राइट। और जो नॉरएड्रेनालिन है उसको डिग्रेड करता है, राइट। एंड और जो काउंटरैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ द डिप्रेसेंट। तो कुल मिलाकर जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं, राइट, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो है वो यूज किया जाता है, एंड दीज ड्रग्स इनहिबिट एन एंजाइम दैट कैटलाइजेस एंड डिग्रेडेशन ऑफ द नॉरएड्रेनालिन, राइट। तो ये जो एंजाइम होता है ये कैटलाइजेस करता है किसके लिए, उस प्रोटीन के लिए जो कि डिग्रेडेशन ऑफ द नॉरएड्रेनालिन, जिसकी वजह से जो नॉरएड्रेनालिन का लेवल कम होता है उस एंजाइम को ये क्या करता है, कैटलाइज करता है, और जिसकी वजह से जो डिप्रेसेंट व्यक्ति होता है वो डिप्रेशन से क्या होता है, निकल आता है। तो कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका यदि जो है लेवल कम हो जाए तो सिग्नलिंग प्रोसेस जो है स्लोस डाउन हो जाती है, और उसकी वजह से व्यक्ति जो है डिप्रेस्ड हो जाता है। उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स हैं वो अवेलेबल कराई जाती हैं, राइट। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, एप्रोनिजिड जो है एक टेबलेट हो जाएगी, एंड फेनेलजाइन, तो फेनेलजाइन एंड एप्रोनिजिड ये दो टेबलेट होती हैं जिनका जो ड्रग होती हैं, सॉरी, एप्रोनिजिड एंड फेनेलजेलिन जो है दो ड्रग होती हैं जिनका प्रयोग एंटी डिप्रेसेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे क्लोरडियाजेपोक्साइड, राइट। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, मेप्रोबेमेट, राइट। तो यहाँ पर क्लोरडियाजेपोक्साइड एंड जो मेप्रोबेमेट होते हैं ये क्या होते हैं, रिलेटिवली स्लो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग जो है स्ट्रेस रिलीफ में किया जाता है। ध्यान रखें, नॉरएड्रेनालिन की वजह से डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट जो हैं ड्रग्स ली जाती हैं, जैसे क्या हो जाएगा, एप्रोनिजिड हो जाएगा एंड फेनेलजाइन हो जाएगा। वहीं जो क्लोरडाइजेपोक्साइड जो है एंड क्या हो जाएगा, मेप्रोबेमेट, ये दोनों स्लो ट्रैंक्विलाइजर्स होती हैं जिनका प्रयोग स्ट्रेस जो लीफ है उसके लिए किया जाता है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इक्विनिल होती है, इक्विनिल ड्रग इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ डिप्रेशन एंड क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। क्लियर। अब ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक हो जाएगा हिप्नोटिक, दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन हिप्नोटिक हो जाएगा। अब हिप्नोटिक का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ही हमने इस ड्रग को लिया तो हमको तुरंत के तुरंत क्या होती है, नींद आने लगती है, राइट। सो these tranquilizers are hypnotic, therefore they are known as hypnotic tranquilizers। अब इनका जो प्रयोग किया जाता है वो ऐसे पेशेंट्स के लिए किया जाता है जो कि वायलेंट टेंडेंसीज रखते हैं,
राइट। अगर मेंटल इलनेस होती है तो अगर वो वायलेंस करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, राइट, तो उनको सुलाना क्या रहता है, बेहतर रहता है। इसलिए जिन ऐसे पेशेंट जिनकी वायलेंट टेंडेंसीज होती हैं उनको हिप्नोटिक ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नींद आ जाए। और साथ ही साथ ये जो हिप्नोटिक ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ये डिप्रेशन और एक्सट्रीम स्ट्रेस होती है तब जो है दिए जाते हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, डाइजेपैम हो जाएगा एंड सिकोनाइल हो जाएगा, राइट। तो सिकोनाइल एंड डाइजेपैम ये दोनों ही क्या हैं, हिप्नोटिक जो है ट्रैंक्विलाइजर्स हो जाएंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन हिप्नोटिक ट्रैंक्विलाइजर्स हो जाएंगे। ऐसे ट्रैंक्विलाइजर्स जो कि क्या होते हैं, नॉन हिप्नोटिक होते हैं, राइट। सो नॉन हिप्नोटिक जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं वो नॉन हिप्नोटिक होते हैं, राइट। साथ ही साथ ये कब दिए जाते हैं, इन एक्सट्रीम क्या हो, डेस्पेयर हो और लैक ऑफ क्या हो, कॉन्फिडेंस हो। तो जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या एक्सट्रीम डेस्पेयर होती है, निराशा होती है, उस समय पर जो है नॉन हिप्नोटिक जो है ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं, राइट। जैसे क्या हो जाएगा, एक्विनिल हो जाएगा, राइट, देन रेसेरपाइन हो जाएगा एंड सेरोटोनिन हो जाएगा। तो सेरोटोनिन हो जाएगा, रेसेरपाइन हो जाएगा एंड एक्विनिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, नॉन हिप्नोटिक ट्रैंक्विलाइजर्स हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एनाल्जेसिक्स की, राइट। तो जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स हैं, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स में एक तो हमको क्या पढ़ना था, ट्रैंक्विलाइजर्स, जिसमें हिप्नोटिक एंड क्या हो जाएगा, नॉन हिप्नोटिक। अब जो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स हैं उनका दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर एनाल्जेसिक्स हो जाएगा। सो एनाल्जेसिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पेन को या तो एलिमिनेट करते हैं या रिड्यूस कर देते हैं, परंतु वो भी किसके साथ में, विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हेलुसिनेशंस और पैरालिसिस और अदर डिस्टर्बेंसेस इन द नर्वस सिस्टम, right? So analgesics are drugs that reduce or eliminate pain without causing loss of consciousness, hallucinations, paralysis or any other disturbances in the nervous system. और जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक क्या हो जाएगा, नॉन क्या हो जाएगा, नार्कोटिक हो जाएगा जिसको कहते हैं नॉन एडिक्टिव, और दूसरा क्या हो जाएगा, नार्कोटिक, जिसको क्या कहते हैं, एडिक्टिव कहते हैं। अब ये जो दो वर्ड लिखे हैं इनसे आपको सीधा सा समझ में आ जाएगा। देखिए, नॉन नार्कोटिक का मतलब क्या हुआ, नॉन एडिक्टिव हुआ, which means that if these analgesics are taken regularly, so this does not lead to habit, right? So excessive use of these analgesics does not lead to the habit, right? तो कुल मिलाकर नॉन एडिक्टिव का मतलब ये हुआ कि यदि इनको रेगुलरली या एक्सेस अमाउंट में लिया जाए तो इससे हैबिट जो है, द एक्सेसिव यूज ऑफ देम डज नॉट लीड टू हैबिट नहीं बनती है, उनको ही क्या कहते हैं, नॉन एडिक्टिव, और उनको ही नॉन नार्कोटिक कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, एस्पिरिन हो जाएगा, पैरासिटामोल हो जाएगा, राइट। तो एस्पिरिन हो जाएगा, पैरासिटामोल हो जाएगा, ब्यूटाजोन हो जाएगा, एनाल्जिन हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन से जो है 5 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि एस्पिरिन इज नॉट ओनली एनाल्जेसिक, इसका और जगह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर एस्पिरिन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एस्पिरिन एक तो क्या हो जाएगा, कॉमन एनाल्जेसिक हो जाएगी, तो पेन किलर के रूप में या एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए एस्पिरिन दी जाती है। इसके साथ ही जो स्केलेटल पेन होता है, राइट, जैसे अगर हम देखें तो रूमेटॉइड जो अर्थराइटिस होता है, और इस अर्थराइटिस में जो स्केलेटल या जो हड्डियों में बोन पेन होता है उसको दूर करने के लिए भी जो है एस्पिरिन दी जाती है, राइट। तो पहली चीज तो क्या हो जाएगा, दिस ड्रग इज इफेक्टिव इन रिलीविंग स्केलेटल पेन, राइट, सच एज दैट कॉज्ड बाय, राइट, रूमेटॉइड क्या हो जाएगा, अर्थराइटिस हो जाएगा। आल्सो ये जो एस्पिरिन होती है, राइट, एस्पिरिन हैव अदर इफेक्ट सच एज रिड्यूसिंग फीवर, तो इसका फीवर जो है रिड्यूस करने में भी एंटीपायरेटिक रूप में भी दिया जाता है। तो जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं उनके रूप में भी एस्पिरिन को दिया जाता है। साथ ही साथ ये
प्लेटलेट्स कोगुलेशन को भी क्या करती है, रोकती है, राइट। साथ ही साथ एस्पिरिन इज आल्सो यूज टू प्रिवेंट द हार्ट अटैक्स। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 यूजेज हो गए, सॉरी 5। एस्पिरिन का यूज कॉमन एनाल्जेसिक के रूप में भी किया जाता है, फिर स्केलेटल पेन को दूर करने के लिए भी जो है एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है, राइट। फिर रिड्यूसिंग फीवर या एंटीपायरेटिक ड्रग के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, राइट। जो प्लेटलेट्स कोगुलेशन है उसको दूर करने के लिए, और साथ ही साथ जो हार्ट अटैक है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए भी एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, नार्कोटिक एनाल्जेसिक हो जाएगा, राइट। सो द एक्सेस यूज ऑफ देम लीड्स टू द हैबिट, राइट। तो नार्कोटिक को ही क्या कहा जाता है, एडिक्टिव कहा जाता है, राइट। अर्थात यदि आप इन ड्रग्स को अगर रेगुलरली कंज्यूम करेंगे तो आपको आदत लग जाएगी। तो एक्सेसिव यूज ऑफ देम लीड्स टू हैबिट। इनका प्रयोग किया कहाँ पर किया जाता है, तो दीज आर यूज्ड, राइट। तो पेन को दूर करने के लिए या स्लीप को इंड्यूस करने के लिए जो है ये दी जाती है, राइट। सो दीज आर प्रोवाइडेड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड इंड्यूस स्लीप। अब इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है सर्जरी के बाद में, जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है। जैसे किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है, राइट, और उसको स्टिचेस आए हैं, तो जैसे ही किसी व्यक्ति की सर्जरी होती है, स्टिचेस आते हैं या ऑपरेशन होता है, तो उसके बाद में एक्सट्रीम पेन होता है। उस एक्सट्रीम पेन को कंट्रोल करने के लिए या उस पेन से रिलीफ के लिए जो है नार्कोटिक जो है ड्रग दिया जाता है, या नार्कोटिक जो है पिल्स या ड्रग जो है दिया जाता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन को दूर करने के लिए, साथ ही साथ हार्ट कोलिक के रूप में, और एंड स्टेज जो कैंसर पेन होता है, जो कैंसर की जो लास्ट स्टेज होती है, एंड स्टेज जो कैंसर पेन होता है, या जो लेबर पेन होता है ड्यूरिंग द बर्थ, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है दी जाती है, राइट। और यदि इनको आप एक्सेसिव अमाउंट में ले लेंगे तो स्टूपोर, राइट, कोमा, कॉन्वुलेशंस, राइट, और इससे क्या होती है, डेथ भी हो सकती है। मतलब एक तरीके से आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, या आप जो आपका माइंड जो है ब्लैंक हो जाएगा, तो स्टूपोर हो जाएगा, आप कोमा की स्थिति में भी जा सकते हैं, राइट। और इससे क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है, राइट। अब इसमें क्या हो जाएगा, मॉर्फिन हो जाएगा। तो मॉर्फिन का जो प्रयोग है वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है। अब अगला हो जाएगा एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स ऐसी ड्रग होती हैं जो कि माइक्रोब्स को या पैरासाइट्स को, राइट, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस हो जाएगा, राइट, वायरस हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, या अदर पैरासाइट होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनके डेवलपमेंट को रोकने के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनकी सीधी सी डेफिनेशन हो जाएगी, एंटी माइक्रोबियल्स टेंड्स टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट। तो एंटी माइक्रोबियल्स टेंड्स टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट डेवलपमेंट और इनहिबिट पैथोजेनिक एक्शंस ऑफ माइक्रोब्स, राइट। जैसे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनके डेवलपमेंट को रोकने के लिए, या फिर इनहिबिट पैथोजेनिक एक्शंस, तो उनकी पैथोजेनिक एक्शन को रोकने के लिए, जैसे बैक्टीरिया की जो पैथोजेनिक एक्शन है उसको रोकने के लिए, डेवलपमेंट को रोकने के लिए, या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी बैक्टीरियल ड्रग ली जाती है। वैसे ही फंगस के लिए एंटी फंगल ड्रग्स, राइट, वायरस के लिए एंटी वायरल ड्रग हो जाएगी, और पैरासाइट के लिए कौन सी ली जाती है, एंटी पैरासिटिक जो है ड्रग्स जो है ली जाती है, राइट। अब जो डिसीजेज होती हैं उसका कारण क्या है कि जो डिसीजेज होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस है, फंगई है, या पैरासाइट्स हैं, इनकी वजह से ही होती हैं। अब जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। इन तीनों में जो अंतर होता है वो ये है कि एंटीबायोटिक को ओरली कंज्यूम किया जाता है, राइट, टेबलेट के रूप में। जब भी आपको फीवर आता है तो आप एंटीबायोटिक लेते हैं ताकि फीवर है या कोई भी डिसीज है वो कंट्रोल हो जाए, राइट। जैसे जो कोरोना पेंडेमिक हुई थी, तो कोरोना पेंडेमिक में एक्सेसिव अमाउंट में एंटीबायोटिक्स जो है ली गई थी, तो एंटीबायोटिक ली जाती हैं। या एंटीसेप्टिक, जब भी स्किन
स्किन बर्न हो जाती है या वुंड होता है तो उसको अप्लाई करने के लिए जो है एंटीसेप्टिक ली जाती है, और डिसइंफेक्टेंट जिससे जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं, राइट, जैसे ये मार्कर हो जाएगा, इसको इसके जर्म्स को यदि मानना है तो डिसइंफेक्टेंट का जो है प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स हो जाएगा, राइट। एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, एंटीबायोटिक्स आर दोज सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड इन होल और इन पार्ट बाय chemical synthesis which in low concentration inhibit the metabolic process of microorganism by inhibiting their growth or their destruction। सीधी सी बात है, एंटीबायोटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है मार देते हैं, किल कर देते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, साथ ही साथ उनकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको भी क्या करते हैं, रोक देते हैं। उनको ही क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक कहा जाता है, राइट। और एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स दैट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन अ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इन्वेड करता है, राइट, उसके खिलाफ जो भी टैबलेट कार्य करती हैं उनको ही एंटीबायोटिक कहा जाता है। और ये जो जर्मन बायोलॉजिस्ट पॉल एलिस थे उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। तो पॉल एलिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स दैट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट ऑन द होस्ट। तो ये हमारी बॉडी को कुछ नहीं करती है, परंतु हमारी बॉडी को जो इन्वेड करता है, जो ऑर्गेनिज्म, वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। एंटीबायोटिक हैव आइदर अ साइडल किलिंग, इनका इफेक्ट होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है किल कर देते हैं, या फिर इनहिबिटरी होता है, अर्थात उनकी जो ग्रोथ है उसको क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, राइट। और इसी वजह से ये जो चूंकि एंटीबायोटिक के दो होते हैं, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, किल कर देते हैं, विच मीन्स दैट उनका जो साइडल इफेक्ट होता है, या स्टैटिक, वो उनकी जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट ट्री के रूप में जो है कार्य करते हैं। इसीलिए दो प्रकार के होते हैं। फिर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिसाइडल, राइट, इनका मतलब इनमें क्या होता है, किलिंग इफेक्ट होता है, और बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ये उनकी ग्रोथ को जो है रोक देते हैं। तो बैक्टीरिसाइडल, अब जैसे 3 मार्कर में पूछा जाए राइट डाउन द बैक्टीरिसाइडल, तो आपको ये 3 चीज जो है पता होनी चाहिए। तो बैक्टीरिसाइडल में पेनिसिलिन हो जाएगा, राइट, देन क्या हो जाएगा, अमीनो ग्लिकोसाइड्स हो जाएगा, राइट, फिर क्या हो जाएगा, ऑफ्लॉक्सिन हो जाएगा। तो ऑफ्लॉक्सिन भी जो है हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दी जाती है, राइट, तो ऑफ्लॉक्सिन हो जाएगा, राइट, फिर अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हो जाएगा एंड पेनिसिलिन हो जाएगा। फिर बैक्टीरियोस्टैटिक में कौन कौन सी दी जाती है, एरिथ्रोमाइसिन दी जाती है, राइट। इसको तो कोरोना ड्यूरिंग जो कोरोना पेंडिंग थी, तो किसी को भी अगर कोल्ड होता था या सिम्टम्स नजर आते थे तो वो एरिथ्रोमाइसिन ही लेता था, तो एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, राइट। फिर टेट्रासिलाइन हो जाएगा, देन क्लोरएम्फेनिकोल हो जाएगा, सो क्लोराएम्फेनिकोल। तो ये क्या हो जाएंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर सल्फा ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सल्फा ड्रग्स क्या होती हैं, दीज आर कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, राइट। तो ये क्या होती है, कीमोथेरेपिक ड्रग्स होती हैं जिनका प्रयोग एंटीबायोटिक्स के रूप में किया जाता है, बट दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। सो दीज आर कीमोथेरेपिक ड्रग्स, दैट इज they are similar in action to the antibiotics but they are synthesized in laboratory। तो ये जो सल्फर ड्रग्स जो होती हैं वो एंटीबायोटिक्स के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है और इनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है। जो सल्फर ड्रग्स होती हैं इनका यूज जो है एंटीबायोटिक्स की जगह पर किया जाता है। और चूंकि एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जो हैं या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती हैं या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं, और यही काम किसका होता है, सल्फा ड्रग्स का होता है। एग्जांपल्स के लिए क्या हो जाएगा, सल्फा डाइजाइन हो जाएगा, राइट, तो सल्फा डाइजाइन हो जाएगा, फिर सल्फा पाइराइडाइन हो जाएगा, राइट, देन सल्फा एगियोडाइन हो जाएगा। ये जो 3 है ये क्या हो जाएंगे,
सल्फर ड्रग्स हो जाएंगी, राइट। तो सल्फर डाइआइजाइन हो जाएगा, राइट, सल्फा पैराइडाइन हो जाएगा एंड सल्फा ग्यूआइनडाइन हो जाएगा। क्लियर। अब हो जाएगा यहाँ पर एंटीसेप्टिक। तो हमने यहाँ पर सबसे पहला कौन सा पढ़ लिया, एंटीबायोटिक, दूसरा क्या हो जाएगा एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक की भी वही क्या होगी, डेफिनेशन होगी, बस अंतर क्या है वो समझते हैं। तो एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल्स दैट आइदर डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स को जो है कंज्यूम किया जाता है, ओरली कंज्यूम किया जाता है, बट जो एंटीसेप्टिक होती हैं ये ओरली कंज्यूम नहीं की जाती हैं, बल्कि एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज। ये ध्यान रखें, जो एंटीसेप्टिक होती हैं उनको लिविंग टिश्यू पर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। जैसे हमारी बॉडी में जो वुंड्स होते हैं या व्यूरिसिस होती हैं या फिर अल्सर्स होते हैं, राइट, या फिर जो डिसीज्ड स्किन होती है, डिसीज्ड स्किन है, अल्सर्स हैं या फिर जो वुंड्स हैं, उन पर एंटीसेप्टिक को जो है अप्लाई किया जाता है, राइट। और इनको दे आर नॉट ईटन लाइक एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक को ईट किया जाता है या ओरली कंज्यूम किया जाता है, जबकि एंटीसेप्टिक को हमारी स्किन पर अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, फ्यूरासिन हो जाएगा, राइट, सोफ्रामाइसिन हो जाएगा, देन डिटोल, बाइथोनॉल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म हो जाएगा। तो इनके बारे में जो हम डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा, डिटोल हो जाएगा। तो डिटोल में एंटीसेप्टिक, डिटोल जो है एंटीसेप्टिक होता है। डिटोल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सीलेनोन एंड टर्पिनियोल हो जाएगा। तो जो डिटोल है ये एक क्या है, एंटीसेप्टिक ड्रग है, जो कि मिक्सचर होता है किसका, क्लोरोएक्सिलेनोल का और टर्पिनियोल का जो है मिक्सचर होता है। देन दूसरा क्या हो जाएगा, बीथियोनॉल हो जाएगा, राइट। जो बीथियोनॉल है ये सोप में ऐड किया जाता है ताकि सोप में एंटीसेप्टिक जो है प्रॉपर्टीज आ जाए। फिर क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, राइट। आयोडीन भी क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक होता है और इसका 2-3% सॉल्यूशन इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर is called tincture of iodine, right. So it's किसका, iodines, right. Iodines 2-3% solution in alcohol water mixture is called tincture of the iodine। और जो आयोडीन का टिंचर होता है ये वुंड पर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, राइट। चलिए अब उसके बाद में हो जाएगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म इज आल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक ऑन द वुंड्स। फिर क्या हो जाएगा, वेरिक एसिड हो जाएगा। तो वेरिक एसिड जो है ये डाइल्यूट एक्वस क्या होता है, सॉल्यूशन होता है किसका, बोरिक एसिड का। सो बोरिक एसिड जो है अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज अ वीक एंटीसेप्टिक। तो ये वीक एंटीसेप्टिक होता है जिसका प्रयोग आइस के लिए जो है किया जाता है। फोर्थ हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट। तो डेफिनेशन क्या होगी, वही होगी, disinfectants are chemicals that either kill, destroy or inhibit the growth of organism। जो disinfectant होते हैं उनको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। एंटीबायोटिक को ओरली कंज्यूम किया जाता है या उनको खाया जाता है। एंटीसेप्टिक को लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई किया जाता है और डिसइंफेक्टेंट्स को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। जैसे हमारे फ्लोर्स को क्लीन करना हो, ड्रेन्स को क्लीन करना हो, या हमारे घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, टेबल हो, सोफा हो, राइट, उनको क्लीन करने के लिए या फिर उनको माइक्रोब्स फ्री करने के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं सैनिटाइज करना। तो सैनिटाइज करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का जो है प्रयोग किया जाता है, राइट। और हो सकता है कि यदि कंसंट्रेशन में चेंज हो तो एक जो ड्रग है वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में और एंटीसेप्टिक के रूप में दोनों में प्रयोग की जा सकती है। जैसे अगर हम देखें तो 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एंटीसेप्टिक। तो ये फिनॉल क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, राइट। इसका मतलब 0.2% जो सॉल्यूशन है फिनॉल का, उसको हम हमारी जो स्किन है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और यदि यही सॉल्यूशन क्या हो, 1% हो, 1% सॉल्यूशन, तो वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में जो है कार्य करता है। नेक्स्ट इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स।
देखिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि बर्थ को कंट्रोल करती हैं। नॉर्मली जब मेडिकल साइंस में ग्रोथ हुई तो उससे जो डेथ रेट है वो कम हुई और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का एक्सप्लोशन हुआ और उसकी वजह से कई समस्याएं जो हैं सामने हुई। इसी वजह से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बर्थ कंट्रोल करने के लिए ये जो है ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर यूजफुल इन बर्थ कंट्रोल। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर यूजफुल इन बर्थ कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। और जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं या एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती हैं दैट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स। तो ये प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स या एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है, राइट। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स एसेंशियली कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है दैट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन, और यदि ओव्यूलेशन नहीं होगा तो उससे जायगोट नहीं बन पाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, जिसकी वजह से जो बर्थ कंट्रोल है वो हो जाएगी। अब यहाँ पर दो याद रखना है, राइट। सबसे पहला क्या हो जाएगा, नॉरएथिनड्रोन हो जाएगा। तो नॉरएथिनड्रोन जो है ये एग्जाम्पल ऑफ किसका है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स का हो जाएगा। सो नॉरएथिनड्रोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स जिसका बर्थ कंट्रोल पिल्स में इस्तेमाल किया जाता है। देन एथिल लेस्टेरोडाइल, राइट। तो एथिल लेस्टेरोडाइल जो है या जिसको क्या कहा जाता है, नोवेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। तो नोवेस्ट्रॉल भी क्या है, ये एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स है, राइट। तो नॉरएथिनड्रोन जो है ये सिंथेटिक क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स हो जाएगा, और नोवेस्ट्रॉल जो है ये एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स हो जाएगा, जिसका बर्थ कंट्रोल पिल्स में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा एंटीपायरेटिक क्या हो जाएगा, ड्रग्स हो जाएगा। तो एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स में जो है उनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, राइट। तो उनको क्या कहा जाता है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहा जाता है, राइट। सो द केमिकल्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस आर कॉल्ड एंटीपायरेटिक ड्रग्स। और जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। साथ ही साथ ये स्वेटनिंग को क्या करती हैं, इम्प्रूव करती हैं। तो स्वेटनिंग होती है उसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि एंटीपायरेटिक भी होते हैं और एनाल्जेसिक भी होते हैं। जैसे इसमें से एक हम एस्पिरिन को पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एस्पिरिन एनाल्जेसिक भी है, अर्थात पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और जो बॉडी टेम्परेचर कम करना है उसके लिए भी किया जाता है। तो एस्पिरिन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पैरासीटामोल हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, एनाल्जिन हो जाएगा। तो पैरासीटामोल का तो जो है वाइडली यूज किया जाता है पेन किलर के रूप में भी और बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए भी। तो जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं उनका एग्जांपल पैरासीटामोल हो जाएगा, एस्पिरिन हो जाएगा, राइट, और एनाल्जिन हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा एनेस्थीसिया हो जाएगा। देखिए जब सर्जरी होती है, सर्जरी के दौरान में हो सकता है एक्सट्रीम पेन हो, और उस स्थिति में यदि पेशेंट थोड़ा भी हिल डुल जाएगा तो हो सकता है जो सर्जरी है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए सर्जरी के दौरान सेंसिटिविटी जो होती है उसको कम करने के लिए एनेस्थीसिया लिया जाता है। सो दोज सब्सटेंसेस विच reduce the sensitivity are known as anesthetics, right. So those substances which reduce the sensitivity are known as anesthetic. जो anesthetics होते हैं, anesthetics are used to sedate the patient before surgery. तो सर्जरी के पहले जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि जो पेशेंट होता है, राइट, उसकी जो जहां पर भी सर्जरी होनी है वहां की सेंसिटिविटी क्या हो जाए, कम हो जाए। दीज केमिकल्स आर यूज्ड बाय इनहेलेशन, राइट। सो इनहेलेशन से भी जो है
ये एनेस्थीसिया कार्य करती है, राइट। फीडिंग से कोई टेबलेट या इंजेक्शन, तो इंजेक्शन है या फीडिंग है या इनहेलेशन के माध्यम से एनेस्थीसिया को लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, राइट। सो एथिल क्लोराइड हो जाएगा, राइट। सो एथिल क्लोराइड हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा एंड निट्स ऑक्साइड हो जाएगा, राइट। सो एथिल क्लोराइड हो जाएगा, देन साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा एंड निट्स ऑक्साइड हो जाएगा। इनका प्रयोग जो है एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर जो है हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।